नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे उन 25 प्रस्तावों की जिन पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में सभी 25 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, जिसमें यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा है। और ये योजना यूपी के 8 मंडलों के 28 जिलों में 6 सालों तक चलेगी और इसमें बीज से लेकर तकनीक के जरिए उत्पादन और मार्केटिंग पर भी जोर होगा। यूपी एग्री योजना की लागत 4000 करोड़ रुपए है। यूपी एग्री योजना के लिए विश्व बैंक से करीब 2737 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसमें 35 सालों में 1.23% ब्याज दर से विश्व बैंक को अदा करने होंगे। सोनभद्र के 2 आदिवासी इलाकों में कनहर सिंचाई परियोजना के तहत 248 किलोमीटर नहर बनाई जानी है। मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना के तहत 1 लाख नौजवानों को 5 लाख बिना ब्याज का लोन भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ 4 साल की कर्ज की अदायगी भी करनी होगी। हर साल 1 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा। समयबद्ध लोन की अदायगी पर 10 लाख का भी लोन दिया जाएगा। युवा को मार्जिन मनी और ब्याज भी सरकार देगी। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव पास हुआ और प्रथम निजी विश्वविद्यालय को यूपी शिक्षा प्रोत्साहन नीति का लाभ मिलेगा। 50 करोड़ की भूमि में 50% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 150 करोड़ तक 30%, 150 करोड़ से अधिक भूमि खरीद पर 20% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 50 करोड़ की पूंजीगत लागत पर 15% की सब्सिडी मिलेगी और 500वीं रैंक तक वाली प्रथम 5 विदेशी संस्थाओं को विशेष छूट भी मिलने की बात सामने आई है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, उस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो योगी कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी इसमें शामिल और इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जोड़ने वाले हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कुछ और राजनीतिक प्रवक्ता भी हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संदीप से जानते हैं, संदीप, इन प्रस्तावों से कितना लाभ आम जनता को मिलने वाला है? कैबिनेट की बैठक में ये 25 प्रपोजल थे जिन पर मोहर कैबिनेट की लग चुकी है। देखिए गरिमा, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है और इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो जो कैबिनेट में जो 25 प्रस्ताव रखे गए थे उनमें 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कैबिनेट जो एग्रीकल्चर को लेकर के जो बात कही जाती थी कि किसानों को किस तरीके से अधिक व्यापक इंतजाम मिल पाएंगे, उसको लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, वो भी पास किया गया। इसके साथ ही साथ में जो नहरों का जो निर्माण होना था, नहरों के निर्माण को लेकर जो बजट का आवंटन होना था उसमें प्रस्ताव था और लगभग 110 किमी लंबी जो है नहर बनानी जानी थी। कनहल की जो अगर बात कर लें, सोनभद्र की थी, तो उसमें उसका प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। इसके साथ साथ में हम अगर आबकारी नीति की अगर बात करते हैं तो आबकारी नीति का प्रस्ताव रखा गया था, वो आबकारी नीति का प्रस्ताव पास किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर हम बात करते हैं, इसमें सब्सिडी देने की बात कही गई थी, उसका प्रस्ताव रखा गया था, वो पास किया गया था। आवास विकास के प्रस्ताव पास किए थे। तो इस तरह से अगर माने तो लगभग 25 प्रस्ताव रखे गए थे जिन प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में मोहर लगाई है। और जनता से जुड़े ये मुद्दे थे क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का लाभ इन मुद्दों से मिलना था, इसीलिए इन प्रस्तावों पर मोहर जो है लगा दी गई है। यानी कि इन प्रस्तावों को जमीन पर लाने के लिए अब अधिकारी लोग पूरे तन मन धन से जुट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन प्रस्तावों की मोहर की अगर हम बात करते हैं तो इन प्रस्तावों पर पहले से मंथन चल रहा था और कैबिनेट में कल इन्हें पास कर दिया गया है। जी गरिमा।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं और इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं। रजनीकांत जी, कई सारे अहम प्रस्ताव रहे जो कल की बैठक में कैबिनेट की ओर से पास किए गए हैं और सब्सिडी की इसमें बात खास तौर पर निकलकर सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं उत्तर प्रदेश में काफी समय से किसान और नौजवान काफी बेचैन। नौजवान को नौकरी चाहिए और किसान को जो है वो कम से कम जो उसकी उपज है उसका लाभकारी मूल्य चाहिए। लेकिन लाभकारी मूल्य मिले तब जब इनपुट्स जो लगते हैं खेती में जो काम आने वाले बीज, खाद, पानी, खासतौर से बिजली, ये सारी सुविधाएं अगर किसान को मिलने लगे और वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने लगे खेती को, तो बड़ा फायदा होगा। दूसरे, नौजवान को जो बिना ब्याज के 5 लाख रुपए कर्जा देने की बात कही गई है, जो काम कर सकते हैं, ये दोनों फैसले उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाले फैसले मेरी निगाह में, और बशर्ते इनको ठीक से जमीन पर उतारा जा सके। अगर इन फैसलों को ठीक से, इन जो कैबिनेट के फैसले हैं, अगर उनको जमीन पर ठीक से उतारा जा सके तो नौजवान और किसान की जो ज़रूरतें हैं वो कुछ हद तक पूरी होंगी। और मुझे तो लगता है कि ये फैसले उत्तर प्रदेश के हित में ही। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश के हित में है। सबसे बड़ी बात, किसानों को इसमें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होने वाला है और क्योंकि बीज से लेकर तकनीक के जरिए उत्पादन और मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है तो इसका सीधे तौर पर फायदा किसानों को होगा। संदीप, क्या लग रहा है इस कैबिनेट की बैठक में जो ये प्रस्ताव पास हुआ है किसानों के लिए कितना लाभकारी हो और इससे किसानों को उनका कैसा रिएक्शन होने वाला है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि किसान काफ़ी लंबे वक्त से जो है अपनी मांगों को लेकर के बीच में विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए थे। गन्ने के मूल्य को लेकर के कह ले या धान के मूल्य को लेकर कह ले या बीजों का उत्पादन को लेकर के कह ले, तो कई तरीके के जो उत्पादन होते थे उनको लेकर के लगातार इसमें संशय बना रहता था। इस कड़ी को लेकर के कैबिनेट में जब प्रस्ताव रखे गए तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आई। साथ में सबसे ज़्यादा किसानों की जो समस्या होती है, जो उनका जो ब्याज होता है वो सर्वाधिक होता है, और साथ ही साथ में जो उनके जो अपने बीज होते हैं, जो उत्पादन होता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वो भी रहती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों को लाभ जरूर मिलेगा अगर ज़मीन स्तर पर सही से इसको प्रस्ताव को उतारा जाता है। तो इसके साथ साथ हम एजुकेशन की अगर बात कर लें या मेडिकल की बात कर लें या हम स्वास्थ्य की बात कर लें, यहाँ पर ये भी प्रस्ताव रखे गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के प्रस्ताव रखे गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं, जहाँ कई लगभग 2 मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो रखे गए थे कैबिनेट में, उन्हें मंजूरी मिल गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है प्रयत्न कर रही है, जनता से जुड़े जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पे काम करने का प्रयास कर रही है। शायद यही कारण है कि आज मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव जो है वो पहले से रखा जा रहा था, लेकिन अब मोहर लग चुकी है, जमीन स्तर पर उन्हें बनाया जाएगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आगरा में मेडिकल कॉलेज बनता है तो निश्चित तौर पे यहाँ आगरा में अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। आसपास जिले में अगर व्यवस्थाएं होंगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, वहाँ बेहतर इलाज हो पाएगा उनका। तो ये एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये इस कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही साथ में एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एजुकेशन को हब कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे आने वाले समय में एजुकेशन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। चाहे वो बेसिक शिक्षा की हम बात कर ले या हम उच्च शिक्षा की बात कर ले या फिर माध्यमिक शिक्षा की बात कर ले, इन सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इसके साथ साथ कैसे आबकारी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा, आबकारी नीति को लेकर के प्रस्ताव रखे गए थे, उन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो तमाम चीज़ों के जो प्रस्ताव थे उस पर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब इन्हें जमीन पर उतारने की बस देरी बची है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अब चाहती है कि जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए और कैसे। और दूसरा महत्व
महत्वपूर्ण ये बात है कि राजस्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको भी लेकर के लगातार काम कर रही है। यानी कि हम आबकारी नीति की अगर बात करते हैं तो आबकारी नीति में अगर लाइसेंस आप बनवाते हैं तो उसमें लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर के उन्हें काफ़ी लंबे वक्त तक उन्हें जो है दर बदर भटकना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी अब एक अच्छी व्यवस्था के साथ में जनता के भी मतलब उसको अच्छी व्यवस्था के साथ में उपलब्ध कराया जाएगा कि बहुत जल्द जो है जो लाइसेंस होगा वो मिल सकता है उनको। इसके साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिन पे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की हम बात करते हैं, उस पे भी प्रस्ताव रखा गया था, उस पे भी आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ में जो किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को जनता के जो सही से समय पे पानी नहीं मिल पाता था, वो कन्हैया डैम जो एक सोनभद्र के अगर हम कह लें कि या हम बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो एक उसके आने से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और उन्हें खेती करने में भी कहीं ना कहीं उसकी मदद जो है मिलती हुई नजर आएगी। जी गरिमा। ठीक है, हमारे साथ में कुछ और प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनका रुख करेंगे पहले, उसके बाद में बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पूजा जी, कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनका उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन प्रस्तावों के पास होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। एक तरफ युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ खास कदम उठाए गए, एक तरफ उद्यमियों को जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गरिमा जी, पहले आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। गरिमा जी, देखिए कैबिनेट में जो प्रस्ताव तो अच्छे पारित होते हैं। 2022 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी तब भी बुंदेलखंड के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए, वो जमीन पे कितने पहुंचते हैं? प्रस्ताव तो भाई अभी भी जो पारित कर रहे हैं वो अच्छे ही पारित हो रहे हैं। जो 28 जून में पारित किए थे वो भी अच्छे पारित किए थे, पर उनमें कार्य कितना हो रहा है? इस कहीं पे फंड लोकेशन तक नहीं हो पाया हुआ है। अभी हॉस्पिटल की बात चल रही थी, आपने देवरिया का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था उसको आप मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, तो मेडिकल कॉलेज कहाँ बना के पहुंचे हुए हैं? आज भी वहां पे लोग परेशान है। मेडिकल कॉलेज अगर आप बना रहे हैं, आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, उसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो कम से कम जो वहां पे जिला अस्पताल की जो सुविधाएं थी वो तो अच्छी से मिल रही होती है। अगर आप जाके देखिए गरिमा जी, जमीनी हकीकत ये है कि वहां पे जो जिला अस्पताल की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो तक बाधित होगी, तो आप मेडिकल कॉलेज बना रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कैबिनेट बैठ करके पारित करते हैं ना कैबिनेट मीटिंग में, वो जमीन पे कितना पहुंच रहा है। अभी देखिए जब 2022 से जब से इनकी सरकार बनी थी, फटाफट ये करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग बुला लेते हैं, कोई भी समस्या बढ़ती है तो कैबिनेट मीटिंग बुला लीजिए। अभी जो है जो 69,000 भर्ती थी, 19,000 जो उनको बना के देनी थी, फिर से रजिस्ट बननी थी, उसमें भी बोला 24 घंटे में करते हैं, कहाँ हुआ नहीं हुआ, फिर जा करके वो कोर्ट में फंस गया। तो इनकी मंशा ग्राउंड पे कितनी ले जाने की है वो मायने रखता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये लगता है कि हम बैठेंगे आराम से, अच्छी नीतियां दिखाएंगे, उसको पारित कर देंगे, पर वो जमीन पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, उसकी जिम्मेवारी जो है हमारी नहीं बनती। ठीक है, जितनी भी योजना। ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आवाज मिल रही है आपको अविरल जी? देखिए, अविरल जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन 25 प्रपोजल्स में से बताया जा रहा है कि 24 में से 24 पर मोहर भी लग चुकी है और इन 24 प्रस्तावों से आम जनता को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उन 25 प्रस्तावों को लेकर जिन पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है और जिनसे आम जनमानस को बड़ा फायदा होने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी, एक तरफ किसानों को लेकर हमने बात कर ली, लेकिन दूसरी ओर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि युवाओं को खासतौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो उद्यमी खासतौर पर क्षेत्र है उसमें 10 सालों में 10 लाख नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो कदम है ये भी काफी शानदार है और मुझे लगता है कि युवा इससे प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब सीमित, ये एक अजीब सा टैबू है कि हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे 4th क्लास में। उसमें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पर देखा है जनरली मैंने कि जो है सरकारी नौकरी किसी को मिलती है तो जब तक वो टेम्पोररी होता है या मतलब उसका जो पीरियड, वो क्या नाम, ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तब तक तो बहुत मेहनत से काम करता है। उसके बाद में फिर वो बेलगाम हो जाता है। खैर, अब जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है मतलब गवर्नेंस का, तो अब धीरे धीरे सरकारी नौकरियों का तो सिमटना तय है। तो अब चारा इसके अलावा क्या है कि मतलब उनको रोजगार की तरफ ले जाया जाए।
अब देखिए, जैसे शिक्षा है, शिक्षा में बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं जीवन के। तो उसमें जो मुझे करीब 30-35 साल पहले अच्छे से याद है कि हाई स्कूल से ही एक विषय होता था जिसमें बच्चों को लोहारी, बढ़ईगिरी या इलेक्ट्रिक का काम, ये चीजें, ये एक पाठ्यक्रम था बाकायदा। वो पाठ्यक्रम ही गायब हो गया बीच में, पता नहीं कैसे। हम्म। तो यानी कहने का मतलब है कि सभी लोग तो देखिए सारे काम नहीं कर सकते। कुछ लोग जो जो काम अच्छा कर सकते हैं, अगर उनको बेसिक लेवल पर ही उनकी रुचि को देखते हुए अगर इस तरह का विषय एसईपीटी या इस तरह से कुछ कहा जाता था, वो विषय दोबारा से शुरू किया जाए, और अगर वो रोजगार में जा सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, स्मॉल माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, तो वो रोजगार देने लायक हो सकते हैं। मतलब खुद तो जो है कमाएंगे ही, और इसके साथ ही साथ वो 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो उनको भी, उनके लिए भी रोजगार की, रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे। तो बताइए इसके अलावा और चारा क्या है नौजवान के सामने, मतलब सरकार के सामने मैं समझता हूँ कोई चारा नहीं है इसके अलावा। तो ये जो अभी जो कैबिनेट में डिसीजन उन्होंने लिया है कि साहब हम कर्जा देंगे 5 लाख तक का, हाँ। और अगर वो अच्छा काम करेगा तो फिर उसको और बढ़ाएंगे और प्रमोट करेंगे, तो ये एक अच्छी पॉलिसी है मुझे। ठीक है, ठीक है। पूजा मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। पूजा जी, देखिए, युवाओं को बिजनेस करने के लिए सरकार अगर सपोर्ट करे, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। युवाओं को इस बात को समझना चाहिए, और खास तौर पर सरकार बिजनेस की ओर बहुत जोर भी दे रही है और सपोर्ट भी कर रही है। तो इस चीज को, सरकार के आप इस कदम को किस तरीके से देख रही हैं? गरिमा जी, आपको पता हो कि 2014 में जो है बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, और उसके बाद में जो है इन्होंने बड़े जोरों शोरों से लोन सिस्टम निकाला, और काफी बैंकर्स होंगे, आप लोग आंकड़े निकालेंगे तो आपको पता चलेगा एनपीए कितने हुए, और काफी सारे स्टार्टअप शुरू हुए। स्टार्टअप का अगर 10 साल में देखेंगे ना, ये आंकड़े निकल के आ जाते हैं कि इतने लोगों को लोन दे दिया गया, इतने लोगों ने स्टार्टअप कर दिया, फेलियर कितना हो रहा है। अगर आप फेलियर रेट में करके देखेंगे तो 80% फेलियर रेट है 10 सालों में। मैं सिर्फ 10 सालों की बात कर रही हूँ कि जब ये केंद्र सरकार में आए, इन्होंने स्टार्टअप के लिए लोन का शुरुआत किया, पता वो लोन दिए गए, और जो स्टार्टअप थे वो 80% फेल हो गए इन 10 सालों में, और 20% ही सर्वाइव कर पाए। पहली बात। और दूसरी बात, गरिमा जी, आप चले जाइए, सरकारी योजनाएं ला देती है कि हाँ हम आपको लोन देंगे, बिना ब्याज के देंगे, बैंक देती है क्या? प्रैक्टिकलिटी है। मैंने पहले ही बोला कि वो एग्जीक्यूशन कैसे होने जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो है रजनीकांत जी ने कहा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। हम बिल्कुल एग्री करते हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, पर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूं तो यहाँ पे 5 गुना फीस बढ़ा दी गई है। तो ये भी ना बढ़ाइए। इस तरीके की चीजें, आपने यूजीसी का फंड घटा दिया हुआ है, आपने यूजीसी का फंड क्यों घटा दिया? अभी स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पे चल रही है, ग्राउंड पे नहीं चल रही है। और अभी भी अगर आप 5 लाख, आप कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को 5 लाख जो है मिलेंगे लोन, नहीं मिलने वाले गरिमा जी। वो 1 लाख कैसे आंकड़े पूरे किए जाएंगे? यूं ही नहीं। इनके पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक कहते हैं कि जितना करप्शन जो है इस सरकार में है, इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं है। कानपुर पे देख लीजिए, वहाँ पे मजदूर मरते हैं, 12-12 लाख रुपए आगे मंत्री जी दे करके जाते हैं, फिर उनसे चेक वापस ले लिया जाता है, वो परेशान रहते हैं। अब ये सारे करप्शन में इन्वॉल्व कौन है? ये बैठ करके नियम बना देना, कोई पारित कर देना अलग चीज होती है। युवा परेशान है। और अभी रजनीकांत जी, आपको शायद आंकड़े होंगे कि हम ये नहीं कह रहे ना कि आप गवर्नमेंट नौकरी जो है वो तो करिए ना। आप क्यों जो है 2022 में पीजीटी का फॉर्म भराते हैं, अब तक आयोग का गठन नहीं करते हैं? आपने टेट करा रखा है, 2018 में सुपर टेट कराया ही नहीं अब तक। तो ये सब तो जो रेगुलर है उनको रेगुलर तो चालू रखिए, रेगुलर वाली क्यों अटकी हुई है? बैठ करके कैबिनेट में, मैंने शुरू से ही कहा है, कुछ पारित कर देने से कुछ नहीं होता। और युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि सरकार बात नहीं कर सकती। युवाओं के लिए बस परेशान कर रखा हो। आप युवाओं की मेंटल स्थिति से अगर बात करेंगे ना, हम लोग उसी एज में है, उसी फेज में है, तो हम रोज देखते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसी को पीएचडी कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि कर लो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये आप फॉर्म भर लीजिए लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ, वैकेंसी निकल के आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी भी एग्जाम होगा ठीक है कि नहीं होगा, एग्जाम होता है तो परिणाम क्या आएगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बैठ करके मत बनाइए। आप देखिए कि आप 5 लाख रुपए कह रहे हैं कि युवाओं को मिले, वो मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और किन युवाओं को मिल रहे हैं, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया भी कि नहीं किया, और कैसे किया, ये भी देखना जरूरी है। कितने एनपीए हो रहे हैं, आप
ये सिर्फ कागजों में खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, लेकिन देखिए ये तो युवाओं को अब लाभ लेना है ना सरकार की ओर से। अगर कोई प्रस्ताव पास किया गया है, कोई योजना शुरू की गई है, तो उसका लाभ तो सीधे तौर पर जो लाभार्थी है उस तक पहुंचेगा ही, और लाभार्थियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका लाभ उठाएं। इतना ही सक्षम रहेगा कि लाभ ले पाए। आपको पता है कि जब ऑफिसेज की आप चक्कर काटिए तो कितने चक्कर काटने पड़ जाते हैं। अगर वो इतना ही सक्षम रहेगा तो पहली बात तो लाभ लेने के लिए जाएगा नहीं। अगर वो लाभ लेने के लिए परेशान है इतने का, तो वो मान के चलिए कि वो चक्कर काटते काटते परेशान भी होगा, तो वो लाभ किस तरीके से लेगा। ये ग्राउंड है, ये हकीकत है। हम लोग युवाओं के बीच में रहकर देख रहे हैं, युवा जो आज का युवा, देखिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, अब युवाओं को भी समझना होगा। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि कई बार कई युवाओं तक जानकारी भी योजनाओं की नहीं पहुंचती, जिसके चलते अभाव हो जाता है और फायदा भी नहीं मिल पाता है ठीक लाभार्थियों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपका भी, रजनीकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संदीप आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है, जिसमें कई सारे प्रस्ताव शामिल रहे। एक तरफ युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया, दूसरी ओर विश्वविद्यालयों को लेकर काफी अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं और खासतौर पर कृषि पर भी ध्यान दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।